10वीं कक्षा के विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं बबीता पॉजिटिव फिजिक्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुहासड़ा से। आज की ऑनलाइन क्लास में हम विद्युत भाग 2 यानी इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। और आज की ऑनलाइन क्लास में हम ओम का नियम, प्रतिरोध, किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक एवं प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ेंगे। आज की ऑनलाइन क्लास में हम देखेंगे, पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं हम पीछे का, कि हमने विद्युत परिपथ बनाना सीखा था। हमने कैसे परिपथ बनाया था, उसके लिए हमने एक वायर ली थी, एक एलईडी बल्ब लिया था, साथ में एक क्या ली थी, की ली थी, और उसके साथ में हमने क्या कनेक्ट किया था, एक बैटरी कनेक्ट की थी। जब हमने बैटरी कनेक्ट की तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू हो गया था, और उसके लिए कंडीशन है कि जो आपकी की है वो क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। जैसे की है, अब ये कैसी की दिखाई दे रही है आपको, ये ओपन की दिखाई दे रही है, यानी सर्किट कंप्लीट नहीं है। जब हम इस की को क्लोज करते हैं तो ये सर्किट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, और ये हमारा जो एलईडी बल्ब है ये ग्लो करना शुरू कर देगा। यहाँ पर जो सेल है उसका जो छोटा एंड हम दिखाते हैं वो नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। हमने सर्किट सिंबल में ये बातें पढ़ी थी। अब हम आगे देखते हैं कि जब हमने ये सर्किट कंप्लीट किया था तो हमने किस प्रकार से किया था। हमने एक सेल लगाया था, इसमें एक पॉजिटिव एंड होता है, एक नेगेटिव एंड होता है। जब हमने स्विच को ऑन किया तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू हो गया था। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे शुरू हो गया था, जैसे कि हमने देखा था कि वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, ये कोई भी लिक्विड है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेंटेन रहता है, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जाते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं। परंतु करंट हमेशा कहाँ जाता है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के उल्टी दिशा में जाता है। आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा, करंट जा रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। हम इस टाइप से सर्किट बना सकते हैं। यहाँ पर फैट सिमुलेशन में जब हमने देखा कि हमारे पास एक वायर है, एक बैटरी मिली हुई है, एक लाइट बल्ब है, रजिस्टर है, स्विच है, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पर नहीं दिखाए हैं। तो हमने एक बैटरी ले ली, बैटरी के साथ साथ हमने क्या ले लिया, एक बल्ब ले लिया, एक की ले ली, और अब हम यहाँ पर एक वायर लेंगे। इधर आपको राइट साइड में दिख रहा होगा कि शो करंट, इलेक्ट्रॉन, कन्वेंशनल, लेबल, वैल्यूज, वोल्ट मीटर, एमीटर, करंट, वायर रेजिस्टिविटी, बैटरी रेजिस्टेंस, और बहुत सारी चीज़ें सिंबल्स के साथ दिखाई दे रही हैं। तो आप यहाँ पर खुद भी इसका यूज़ कर सकते हैं। हमने बैटरी ली, बैटरी को वायर से कनेक्ट किया, साथ में की लगाई, की के साथ जब हमने वायर को कनेक्ट किया, बल्ब लगाया। देखो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि हमारी जो की है वो अभी क्या है, ओपन है। इसको ओपन की बोलते हैं बेटा। कौन सी की बोलते हैं, ओपन की बोलते हैं। जब हमने सर्किट को कंप्लीट किया तो धीरे धीरे हमारा जैसे हमारा सर्किट कंप्लीट हुआ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। पर पहले क्या करना पड़ेगा, इसको क्लोज करना पड़ेगा। हमने इसको क्लोज कर दिया, अब ये कैसा सर्किट हो गया, क्लोज सर्किट हो गया। क्लोज होते ही करंट फ्लो करना शुरू कर गया और हमारा एलईडी बल्ब ग्लो कर गया। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, ये चीजें आप खुद भी बना के देख सकते हो कि किस प्रकार से हम कोई भी चीज बना सकते हैं। अब है ओम्स का लॉ, ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है, एक विद्युत परिपथ में धातु के तारों के सिरों के बीच विभवांतर, जो हमने पीछे पढ़ा था ना विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यहाँ हमें बताया कि जो V है वो I के क्या होता है, समानुपाती होता है। पर कंडीशन क्या है कि ताप समान रहना चाहिए। देखो कोई भी चीज हम कर देते हैं, हर चीज की कोई ना कोई वैल्यू होती है, पर क्या कहते हैं ना, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। वो टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि तापमान क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। तब जाके दो सिरों के बीच में जो विभवांतर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, I के। यहाँ पे हम लिख सकते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट, या तापमान जो है वो क्या रह सकता है, एक समान, वो बदलाव नहीं आना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए वो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी इसको निशान को हटा के यहाँ पर हम क्या इंसर्ट कर सकते हैं, आर। आर क्या है, एक नियतांक है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रतिरोध। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/I। यहाँ से आप सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, हम इसको एक छोटी सी एक्टिविटी से करके देखते हैं कि क्या ये ओम का नियम सही भी है या नहीं है। तो हमने क्या किया, ये हम कर चुके हैं, V/I = R, और इसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। अब हमने क्या किया, एक
विद्युत परिपथ लिया, हमने एक सेल को ऐड किया, हमने क्या किया यहाँ पर नाइक्रोम की तार ली है बेटा, एक एमीटर लिया है, कुंजी ली है और वोल्टमीटर लिया है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ए तो सीधी लाइन में अटैच है और वी क्या है नीचे जाके अटैच है, क्योंकि नाइक्रोम की जो तार होती है उसका खुद का भी क्या होता है, एक प्रतिरोध होता है। जब उसका खुद का प्रतिरोध होता है तो हम उसको इस प्रकार से दिखाते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्रतिरोध को इस प्रकार, जब हमने कंपोनेंट्स को पढ़ा था, प्रतिरोध को इस प्रकार से दर्शाते हैं। एमीटर हमेशा किस में लगता है, श्रेणी क्रम में लगता है, और वोल्टमीटर हमेशा किस में लगता है, पार्श्व क्रम में लगता है, यानी पैरेलल में लगता है। ये सीरीज में लगता है और ये किस में लगता है, पैरेलल में लगता है। तब जब हमारा सर्किट कंप्लीट होता है तो हमने एमीटर में से जो करंट की वैल्यू है वो नोट करी, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास सिंपली एक सर्किट की में जो एम्पियर की वैल्यू है, करंट की वैल्यू है, वो निकल कर आई। अभी हम आगे देखें वो कैसे आई। अब हमने उसमें 2 सेल कनेक्ट कर दिए, 2 सेल कनेक्ट करने के बाद भी हमने क्या किया, फिर रीडिंग नोट करी। उसके बाद हमने 3 सेल कनेक्ट कर दिए, 3 कनेक्ट करने के बाद हमने करंट की वैल्यू नोट की। तो जब हमने नोट किया, हमने 3 बार एक्सपेरिमेंट किया, 1 2 3। पहले हमने 1 सेल लिया, फिर हमने 2 सेल लिए, फिर हमने 3 सेल लिए। विद्युत धारा की वैल्यू I1, इसकी I2, इसकी I3, इसकी V1, V2, V3 अभी हमने सिर्फ नोट कर लिया। पर हमने ये देखा, जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो ये देखा कि हर बार जो करंट की वैल्यू है और पोटेंशियल की वैल्यू है वो डिफरेंट आई है, वो चेंज होती है, बढ़ती है। जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाते हैं वैसे वैसे ये भी क्या होती है, बढ़ती है। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं नंबर ऑफ सेल्स जो हैं उनको अगर हम बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी क्या होती है, बढ़ती है, और करंट भी क्या होता है, बढ़ता है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये दोनों समान बढ़ रहे हैं, इक्वल बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक जो टर्म है V/I वो निकाल कर देखना पड़ेगा। ये क्या रहता है, सबका समान ही आता है। जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो ये क्या आया, समान आता है। इसीलिए यहाँ से हम ओम्स लॉ के लिए क्या कर सकते हैं, ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। किस किस के बीच में, अब V और I की रेशो ली है तो हम ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करेंगे, V के बीच में और I के बीच में। इसको हम बोलते हैं V वर्सेस I ग्राफ या I वर्सेस V ग्राफ। ये हमेशा क्या आता है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। इसको आप लोग अपनी नोटबुक में भी कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास जो टर्म है, यहाँ पर हमें जो सिंबल्स लिखने होते हैं, इसके लिए जो स्केल लिखनी होती है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिखना पड़ता है। यह हमें ये बताता है कि तार के सिरों का विभवांतर तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अब थोड़ा सा हम सोचते हैं कि जो हमने अभी किया है वो क्या किया है, कहाँ पर इसका यूज है, हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है ओम के नियम का। तो ये एक सवाल है, थोड़ा सा इसको करके देखते हैं। एक 12 वोल्ट का मोबाइल चार्जर 6 ओम का आंतरिक प्रतिरोध रखता है, यानी जो मोबाइल का चार्जर है उसकी वोल्टेज कितनी है, 12 वोल्ट है। कितनी वोल्टेज इसकी, 12 वोल्ट है। और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, ओम दे दिया ना, तो रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, यहाँ पर R की वैल्यू दे रखी है हमें 6, और ओम के लिए ये सिंबल होता है। अब क्या कर रहा है, चार्जर सॉकेट से कितनी धारा खींचता है, अभी तो हमने किया है V किसके इक्वल होता है, I इंटू R। यहाँ पर फिर हम करेंगे, हमें I की वैल्यू निकालनी है, I इज इक्वल टू V बटे R। I को हम क्या लिख सकते हैं, V बटे R। V की वैल्यू कितनी है, 12, और R की वैल्यू कितनी है, 6। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना आता है, 2 एम्पियर। आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना बेटा। तो इसके लिए हम थोड़ा सा और देखते हैं, आगे नेक्स्ट फर्दर करेंगे। अभी आपको देखो, घर में कोई भी आपको ऑपरेटर्स दिख जाए, उसके छोटे मोटे सर्किट्स देखा करो। जब आप देखते हो तो आपने देखा होगा इस टाइप से कुछ ना कुछ लगा होता है, ये गोल गोल छोटे छोटे क्या है, ये रजिस्टर है बेटा। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इनके ऊपर स्ट्रिप्स होती है, डिफरेंट डिफरेंट की वैल्यू होती है, जैसे ग्रीन, ब्लू, येलो, थोड़ा स्किनी सा कलर है। तो इनकी वैल्यू जैसे 13 ओम, 24 ओम, 10 ओम, 22 ओम, ये कैसे आते हैं, ये आता है जो इन पे स्ट्रिप्स लगी हुई है, गोल्डन, ब्लैक, ब्लू और सिल्वर कलर की। इसको बोलते हैं कलर कोडिंग बोलते हैं। ये आपका
12th क्लास में आता है। अब तो ये टॉपिक भी कट हो गया है, ये कलर कोडिंग बोलते हैं, कलर कोडिंग के हिसाब से इनकी वैल्यू निकलती है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि इस प्रकार से रजिस्टर हमारे घरों में भी पाए जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध के लिए इस प्रकार से सिंबल होता है, देखो इस प्रकार का प्रतिरोध होता है, सिंबल इसके लिए ये है, क्योंकि मैंने आपको भी बताया था कि प्रतिरोध को हम कॉपी में इस टाइप से तो नहीं बना सकते ना, इस प्रकार से नहीं बना सकते, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है, इस टाइप से एक सिंबल करना पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे कि प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध किसी भी चालक का वो गुण है जो कि अपने में से प्रवाहित होने वाले आवेश का विरोध करता है। जैसे कोई भी ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वायर है, वायर के अंदर का दिखाया गया बेटा। वायर के अंदर से जब हमने वोल्टेज डाली, विभवांतर डाला, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फ्लो करेंगे। परंतु जो वायर है उसका एक ऐसा गुण भी होता है जो हाथ की तरह, जैसे देखो इसको जाने से रोक रहा है, इलेक्ट्रॉन को जाने से रोक रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, इसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अच्छा ये बताओ, जब ये ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है करंट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को जाने ही नहीं देगा, तो करंट कहाँ से उत्पन्न होगा। अब इसका मात्रक है ओम, और इसे हम किससे निरूपित करते हैं, इस प्रकार के सिंबल से, और इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि जब हम अलग अलग प्रतिरोध का तार लेते हैं तो हमारी विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर देखिए बेटा, हमने एक 3 ओम का तार लिया, एक हमने 6 ओम का तार लिया, किसका प्रतिरोध ज्यादा है, इसका प्रतिरोध ज्यादा है। मैंने आपको बताया था जिसका प्रतिरोध ज्यादा है उसका करंट क्या होगा, कम होगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस कम है उसका करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। ये चीजें आपको याद रखनी है। तो यदि प्रतिरोध का मान अधिक है तो धारा का मान कम होगा, यदि कम है प्रतिरोध का मान तो धारा का मान ज्यादा होगा। यानी जो विद्युत धारा है और जो रेजिस्टेंस है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, उल्टे होते हैं। देखिए आपको 3 ओम वाला बल्ब थोड़ा सा ग्लोइंग, ज्यादा ग्लो करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके आसपास येलो येलो है, इसके आसपास नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें रेजिस्टेंस कम है 3 ओम वाले में, और जो बी है उसमें रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा, जबकि हमने सेम 12 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है। अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी करके देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो किस किस चीज पर निर्भर करता है, भाई कब कब वो उभर के आता है। तो इसके लिए हमें चाहिएगा एक नाइक्रोम का तार चाहिएगा, एक मोटा तार चाहिएगा, और एक हमें कॉपर वायर चाहिएगी। अब हमने जो सर्किट बनाया था, विद्युत परिपथ बनाया था, उसमें एक छोटा सा टुकड़ा हमने किससे रिप्लेस कर दिया, नाइक्रोम तार से रिप्लेस कर दिया। जब हमने एमीटर से रीडिंग ली तो हमारे पास करंट की वैल्यू कितनी आई, I1 आई। उसके बाद हमने क्या किया, इसी तार की पहले तो लेंथ L थी, अब इसकी लेंथ को क्या कर दिया, हमने डबल कर दिया। डबल करने के बाद देखो हमने V शेप दे दी ना इसकी, उतने ही एरिया में हमने क्या कर दिया, इसको डबल कर दिया। जब हमने तार की लेंथ बढ़ा दी, लेंथ बढ़ाने से हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या आया, लेंथ को हमने डबल कर दिया, तो करंट क्या हो गया, आधा हो जाता है। करंट कितना हो जाता है हमारे पास, आधा हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम इसकी जो तार है हमारे पास, अगर हम इसकी मोटाई बढ़ा देते हैं, मोटाई बढ़ाने से क्या होगा, इसका एरिया जो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने से क्या चेंज आया, जब हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाया तो हमने देखा लेंथ वही थी, सेम थी, तो जो करंट I2 है वो I1 से ज्यादा आ गया। इसका मतलब एरिया बढ़ाने से भी करंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर हमने क्या किया, नाइक्रोम की वायर को कॉपर वायर से चेंज कर दिया। लेंथ सेम है, सिर्फ क्या चेंज कर दिया, यहाँ पर हमने मटेरियल चेंज कर दिया। जब हमने मटेरियल को चेंज किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, इसमें करंट क्या है, I3 है, तो I3 भी I1 से क्या था, ज्यादा था। तो हमने देखा, हमने 4 केसेस किए, एक में लेंथ L ले ली, दूसरे में लेंथ डबल कर दी, तीसरे में लेंथ हमने क्या कर दी, लेंथ सेम रखी और मोटाई बढ़ा दी, चौथे में हमने मटेरियल चेंज कर दिया। जब हमने मटेरियल चेंज कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, अलग अलग रिजल्ट्स आ गए। अब उन रिजल्ट्स को हम कैसे शो करेंगे, यहाँ पर एक बार थोड़ा सा हम देखेंगे कि किस प्रकार से लेंथ के साथ वेरी करता है। देखिए ये एक क्ले ले ली, यहाँ पर हमने क्ले ले ली। जब हमने क्ले को लिया तो हमने उसकी लेंथ कुछ इस प्रकार से रख ली। ये एक स्विच का ही काम करता है, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पीछे जो
दिखाई दे रहा है, ये एक स्विच की तरह है। जब हमने इसके सिरों को क्ले से अटैच किया किसी भी मेटल स्ट्रिप की सहायता से, साथ में कल मैंने जो डिजिटल मल्टीमीटर बताया था आपको, उसकी हेल्प से हमने यहाँ पे कनेक्ट किया। देखो ये आपको याद रखना है, रेड से रेड को जोड़ना है, ब्लैक से ब्लैक को जोड़ना है, क्योंकि जब हम एक जैसे को जोड़ेंगे तभी तो करंट फ्लो करेगा। प्लस को प्लस से जोड़ेंगे, माइनस को माइनस से जोड़ेंगे। तो देखिए हमारे पास प्लस को जोड़ने से क्या है, वैल्यू 0.0 है। जब हम ब्लैक को भी जोड़ते हैं यानी माइनस को भी जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या है, करंट की वैल्यू अलग अलग आ गई। यहाँ पर लेंथ के अनुसार देखिए, अब हमने यहाँ पर लगाया है, लेंथ मेजर कर ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ी सी और लेंथ चेंज करेंगे। लेंथ देखो यहाँ पर लगा दिया, अब वोल्टेज की और सॉरी करंट की वैल्यू क्या है, डिफरेंट आ गई। अब उसके बाद यहाँ पर लगा दिया, उसके बाद भी क्या है, करंट की वैल्यू डिफरेंट आ गई। डिफरेंट जगह पे जब हम इसको लगाते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू है करंट की वो डिफरेंट हो जाती है। इसी टाइप से हम छोटी छोटी चीज़ों को यूज़ करके भी देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो किसी भी तत्व से किस प्रकार प्रभावित होता है, कोई क्या क्या फैक्टर्स हैं उसके जिससे वो क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी। हमने ये देखा कि जो आई है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस अगर कम होता है तो करंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और रेजिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे भी डिपेंड करता है। और एरिया के साथ क्या था, उल्टा था। एरिया बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो आर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। यहाँ से हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटा के क्या लगाते हैं, कोई भी स्थिरांक लगाते हैं, रो बोलते हैं इसको हम। ये क्या है, यहाँ पे प्रतिरोधकता है, तो हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि हम जिस प्रतिरोध की बात कर रहे हैं वो क्या है। इसे हम एक छोटी सी सिमुलेशन से और करते हैं। देखिए जो फॉर्मूला भी मैंने लिख के दिखाया था, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। हमने लेंथ को घटाया, देखो एल छोटा होता दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ पे आर भी आपको छोटा होता हुआ दिखाई देगा। जब हम लेंथ को बढ़ा रहे हैं, एल भी बढ़ रहा है, आर भी बढ़ रहा है, और देखिए लेंथ भी बढ़ रही है, तो इससे क्या पता चलता है कि एल के साथ रेजिस्टेंस किस प्रकार से चेंज हो रहा है। अब एरिया देखिए, एरिया को जब हम बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है। एरिया को अब हम घटाएंगे, ए कम हो रहा है, आर क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। उसके बाद रेजिस्टिविटी, जो ये रो है, रो के साथ कैसे चेंजेस आते हैं, जब हम रो को घटाते हैं तो रेजिस्टेंस भी घटता है, जब हम रो को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। यानी रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के। तो इस प्रकार से कुछ फिट सिमुलेशंस है जिनका यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद है बेटा, छोटी छोटी चीजें जो है ये आपके कंसेप्ट के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। अब थोड़ा सा हम सोचते हैं, जो मैंने अभी तक आपको करवाया थोड़ा सा उसके बारे में सोचते हैं। हमने आपके स्कूल में ऑडिटोरियम में नई लाइटें लगाई जा रही, नई लाइटें लगाई जा रही, ऑडिटोरियम दिख रहा है आपको आपके स्कूल का, और आप सब लोग बैठे हुए हो। बिजली की हानि को कम करने के लिए बिजली मिस्त्री ने बड़े अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, एरिया को हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो इसी क्या कह रहा है कि तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को बढ़ाने से प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए मैं बताती हूँ आपको, हमने क्या किया है, आर किसके इक्वल है, रो एल बाई ए। यानी अगर हम लेंथ को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, बढ़ता है। अगर हम एरिया को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। रेजिस्टेंस कम होता है ना, तो अब हमने तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ा दिया, हमने मोटा तार लगा दिया वहां पे। तार की मोटाई बढ़ते ही क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और करंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये फर्क पड़ेगा। आपने घरों में देखा भी होगा बेटा, जब हम एसी लगाते हैं, कोई बड़ी चीज लेके आते हैं जो ज्यादा हाई वोल्टेज की है, तो उनके मोटे तार होते हैं, मोटे तार होते हैं ना। मोटे तार क्यों होते हैं, क्योंकि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम बढ़ा देते हैं। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है और करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब एक छोटी सी बात और सोचते हैं कि एक बिजली मिस्त्री एक बड़े बगीचे को बिजली देने के लिए लंबी तार लगा रहा है। तार क्या है, लंबी लगा रहा है।
तार तांबे की बनी है और इसमें महत्वपूर्ण मात्रा में धारा प्रवाहित होगी। ऊर्जा की हानि को कम करने के लिए बिजली मिस्त्री को क्या विचार करना चाहिए? देखो, उसको तार भले ही लंबी लगा दे पर एरिया क्या कर दे, उसका बढ़ा दे। एरिया बढ़ाने से क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी और करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यही तो हमें चाहिए। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से ऊर्जा की हानि जो होती है उसको कम कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या समझना चाह रहे हैं, हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है इसके। अब है जी प्रतिरोधकता। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, रो के बारे में। रो जो होती है ये प्रतिरोधकता है, यह भी किसी भी चालक का गुण है जिसके कारण वो क्या करता है, किसी भी करंट को अपने अंदर से फ्लो होने से रोकता है। धातुओं की प्रतिरोधकता कम होती है मिश्र धातु से और मिश्र धातु की कम होती है अधातु से। तो हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। तो हमारे पास ये रिजल्ट निकल कर आता है, कंडक्टर की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है, अलोय यानी मिश्र धातु की ज्यादा होती है, इंसुलेटर की बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा प्रतिरोधकता होगी तभी तो उसमें से करंट फ्लो नहीं करता, इसमें कुछ कम होती है तो इसमें से करता है। कंडक्टर की कम होती है इसलिए उसमें से बहुत ज्यादा करंट फ्लो करता है। छोटी सी एनिमेशन से आप देख भी सकते हैं कि किस प्रकार से लेंथ के साथ क्या हो रहा है। यहाँ पर देखो, इसकी जो एमीटर है इसकी जो सुई है वो इधर उधर हिल रही है, ये हमारी बैटरी है। छोटा सा एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। चालक में तांबा आ सकता है, मिश्र धातु में नाइक्रोम आ सकता है, कुचालक में कोई भी आप रबड़ ले लो, लकड़ी ले लो, इस प्रकार की चीजें ले सकते हैं। तो इसके लिए अब हमारे पास प्रतिरोध का फॉर्मूला हमने निकाला, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। प्रतिरोधकता का क्या हो जाएगा, जब हमने R इज इक्वल टू रो L बाई ए किया है तो रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, R A बाई L आ जाएगी। ये सिंपल फॉर्मूला है, आप कर सकते हो। प्रतिरोध का मात्रक कितना है बेटा, ओम है। अब क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर है, लंबाई का मात्रक मीटर है। तो हम यहाँ से रो का निकाल सकते हैं, ओम मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर। मीटर से कट गया 1 मीटर तो क्या आ गया, ओम मीटर। इनके बीच में हम हाइफन लगा सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा बेटा आप सबको ये। अब हम देखेंगे कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। इस चैप्टर में हमने पढ़ा ओम के नियम के बारे में, प्रतिरोध के बारे में, ओम का ग्राफ पढ़ा है, ओम की इकाई पढ़ी है और विद्युत उपकरणों में धारा को किस प्रकार से नियंत्रित करते हैं वो पढ़ा है। प्रतिरोधकता पढ़ा है कि भाई क्या है, प्रतिरोधकता एक पदार्थ का वह गुण है, किसी पदार्थ का गुण है जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। ये जो सूत्र है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ये यही बताता है कि किस पदार्थ में से कितनी विद्युत धारा गुजरती है और कितनी गुजर सकती है। इसी के आधार पर हम चालक, कुचालक, मिश्र धातु, अलॉय, इनके बारे में पता करते हैं। तो आज की वीडियो में आपको मेरे हिसाब से सारा कंटेंट समझ में आ गया होगा। तो आप कुछ सवाल सॉल्व कर सकते हैं, जैसे एनसीईआरटी प्रश्न नंबर 7 और 8, पेज नंबर 247। पेज नंबर नई और पुरानी बुक के हिसाब से थोड़ा सा डिफर कर सकता है, तो आप वो अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब आप इस वीडियो के आधार पर कुछ क्वेश्चनों को खुद हल कर सकते हैं, जैसे कि प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3। थैंक यू।